देखिए उनका मकसद ही है पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करना। 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वहां पर जाएगा। लोअर सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 2 दिन में शदीद गर्मी पड़ेगी। कानून को स्ट्रेंथन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पाकिस्तान के कवानीन को ओबे करें। ब्यूटी विद एवरीथिंग एल्स, विद टैलेंट, वेरी नाइस, यानी कि मल्टी टैलेंटेड। 50,000 के करीब बच्चों को हम पहले बैचेस के अंदर इंडक्ट करेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर शिफ्ट हो रही है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और तलहा जतोई की आज गैर हाज़िरी में मैं अकेली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज बच्चों से जबरी मुशक्क़त का आलमी दिन भी है, 12 जून भी है और दीन इस्लाम में बच्चों से मुशक्क़त करने का ख़ास हुक्म दिया गया है। और मैंने इसी मुनासिबत से कोट ऑफ द डे आज शामिल किया है। हदीस मुबारका है कि जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की ताज़ीम ना करे वो हम में से नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरमी से महरूम है वो तमाम ही खैर से महरूम है। बच्चों से हजूर अकरम कितनी मोहब्बत करते थे, ये सभी जानते हैं। हमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं इस्लामी, उन सभी में ऐसे कई वाक़यात हैं कि बार बार कहा गया है कि छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आओ। तो हमारे मुल्क में तो फूल भी मुशक्क़त करते हैं, उनके हकूक़ कहाँ हैं? कानून तो बन जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? इस पर आज हम लाजमी तौर पर बात करेंगे। और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। महंगाई के तूफ़ान में फंसी अवाम का इम्तिहान लेने समंदरी तूफ़ान आ रहा है। सिंध की साहिली पट्टी खतरे में। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल-अय्यार, मीरपुर खास समेत कौन कौन से शहर लपेट में आ सकते हैं, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान खेलने से पहले एशिया कप जीत गया, भारत की हार। पाकिस्तानी हाइब्रिड मॉडल बेहतरीन करार। इवेंट लाहौर में श्रीलंका में होगा, मेज़बानी पीसीबी ही करेगा। अरब सरजमीन पर पाकिस्तानी फिल्म मेकर की धूम। अरबी ज़बान में बनने वाली शॉर्ट फिल्म सुकून की आलमी पजीराई। एहसन मिन्हास की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। और जनाब गुजरांवाला की कुड़ियां भी किसी से कम नहीं। खदीजा और शफक ने नेशनल गेम्स में साबित कर दिखाया। गोल्ड मेडल जीतने वाली फ़ख्रे पाकिस्तान आज दुनिया बोल है कि मेहमान होगी। तो अब शामिल कर लेते हैं ट्रेंड्स भी। तो टॉप ट्रेंड में जो शामिल रहा है वो है बोल न्यूज़, क्योंकि बजट ट्रांसमिशन पर बोल न्यूज़ को खूब देखा गया है, सभी ने देखा है। और बजट ट्रांसमिशन हो या इंतखाबात की खबरें, बोल बन गया आवाम की आवाज़। सियासी खबरों से मुआशी सूरत हाल तक ट्रेंड में सारिफीन बोल न्यूज़ की सहाफ़त के लिए गिरा खिदमात पर खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जबकि बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन पर बोल नंबर 1 रहा है और बहुत काफ़ी टाइम से नंबर 1 पर चल रहा है। और इस ट्रेंड में हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया है, बोल को पसंद किया है। और जब बजट पेश किया गया उस ट्रांसमिशन को हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने देखा है। और दूसरे ट्रेंड की अगर बात की जाए तो जनाब WTC फाइनल्स और वर्ल्ड टेस्ट, ये सेकंड ट्रेंड में शामिल है, जिसमें 64,000 जो सारिफीन हैं उनकी जानिब से ट्वीट्स किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त देकर भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। ट्रेंड में सोशल मीडिया सारिफीन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से काफ़ी खफा नजर आए हैं, जबकि इस टॉप ट्रेंड में अब तक 64,000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स करके अपने ख्यालात का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और मैं अब कुछ बात इसी हवाले से करना चाहूँ। ना सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप हारा है बल्कि भारत वैसे भी हार गया है। एशिया कप की बात की जाए तो हाइब्रिड मॉडल को मंजूर कर लिया गया है और यही कहा जा रहा है कि मैचेस लाहौर में श्रीलंका में होंगे और पाकिस्तान ही मेज़बानी करेगा। जो भारत की साजिश थी, पूरी कोशिश थी कि भाई पाकिस्तान को किसी तरीके से मेज़बानी से महरूम किया जाए, तो ऐसा नहीं हो पाया। श्रीलंका लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे, मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, लेकिन हतमी ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। पाकिस्तान एशिया कप के 4 मैचेस की मेज़बानी लाहौर के तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी, जबकि बकिया जो 9 मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। अगर इवेंट के फाइनल में भारत की आती है बारी तो फाइनल भी लंकन सरजमीन पर ही मुनक्किद होगा। तो ये सारी सूरत हाल होगी और हम तो शुरू से कहते हैं कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए, लेकिन भारत बार
सियासत को इन्वॉल्व किया है क्रिकेट में और क्रिकेट को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की है। और अभी ये जो सब कुछ किया गया था ये भी इवेंट को ख़राब करने की कोशिश थी। हम चाहते तो हम भी कह सकते थे कि हम आगे वर्ल्ड कप आ रहा नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे, लेकिन नहीं, हम ये चाहते हैं खेल है, खेल में हार जीत भी होती है। और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आता है, बांग्लादेश आता है, जब गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं तो आपको क्या मसला है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट हैं साजिद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब कहिएगा, किस तरह देखा आपने, हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया गया है? बहुत शुक्रिया, ये हमारी कामयाबी है, हमारी पाकिस्तान की पाक फौज की कामयाबी है, पाकिस्तान की तमाम उन सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी। यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान में दुनिया की सारी टीमें आई हैं और यह 15 साल बाद एशिया कप पाकिस्तान में होगा। आपको याद होगा 2008 में एशिया कप खेला गया था कराची नेशनल स्टेडियम में, उसमें फाइनल श्रीलंका ने इंडिया को हराया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में यकीनी तौर पर बताया और हमने बहुत पहले ये चीज वाज़ेह तौर पर कह दी थी, पिछले प्रोग्राम में ये बात कहती थी, पाकिस्तान जिस तरह मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान की कोशिश को सराहा और पाकिस्तान ने जो बात की थी यकीनी तौर पर उन्होंने तो बड़ी कोशिश की। आईपीएल में तमाम मुल्कों को बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया, अफगानिस्तान को बुलाया, तमाम उन लोगों को बुला के अपने मुंह की बोली को बोलने की कोशिश की, मगर जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे। और क्रिकेट यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंटरव्यू में कहा, क्रिकेट और सियासत को अलग हो रही है। क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर जिस तरह एशिया कप में पाकिस्तान श्रीलंका में जाके खेलेगा, पाकिस्तान में 4 मैचेस होंगे, उस तरह वर्ल्ड कप भी हमने आपको पहले बता दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाएगा। और 2023 बिल्कुल साजिद साहब, हमने तो कभी भी नहीं चाहा कि हम क्रिकेट को या खेल को नुकसान पहुंचाएं। अपने किसी भी फैसले से हम सियासत को इससे बिल्कुल अलग रखते हैं। मुझे ये बताएगा, जब हमारे मुल्क में PSL हो रहा है, पूरी दुनिया से खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है कि जनाब हम नहीं जाएंगे या हम नहीं खेलेंगे? जब गैर मुल्की खिलाड़ियों को प्रॉब्लम नहीं है, इनका मकसद क्या है? देखिए, उनका मकसद ही है पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करना। 2009 में जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया पाकिस्तान में क्रिकेट टीम, मगर पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर बात की जाए, उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारों ने मेहनत, जिस तरह दुनिया की सारी टीमें आके खेली, पाकिस्तान सुपर लीग में दुनिया के सारे खिलाड़ी आके खेले। और पाकिस्तान के सुपर लीग खेलने वाले खिलाड़ी जब इंडिया में गए IPL खेलने, उन्होंने जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरह मेहमान नवाजी की बात की, फ्रेंचाइजों की बात की, उनको मुंह की खानी पड़ गई। IPL का फाइनल यकीनी तौर पर झुट्टाला हुआ, 2 नंबर हुआ। यकीनी तौर पर जिस तरह उन्होंने साबिक कप्तान धोनी को जिताया, पूरी दुनिया को पता है वो मैच फिक्स था। जिस तरह उनकी कारकर्दगी जिताई गई, बारिश आड़े आ गए, मगर उन्होंने जिताया किसको? 11 रन बना के धोनी की टीम को जिताया था। ये चीज तो हमने पहले कह दिया था उनकी टीम। अच्छा साजिद साहब, इससे पहले कि मैं वर्ल्ड कप की बात करूं, एक बात मैं लाजमी करूंगी जो कि मैंने भी ऑब्जर्व की है। जब कभी भारत में मैच हुआ है, मैं हिस्ट्री की बात करूंगी, तो इनका क्राउड, उसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। यहाँ तक कि कुर्सियाँ चला देते हैं, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे हुल्लड़बाजी की जाती है। पाकिस्तान में क्राउड ऐसा नहीं होता। देखिए, इंडिया क्राउड आपको 99 का याद होगा, नदीम खान ने बॉडी डेथ थ्रो करी, संजय तेंदुलकर जब आउट हो गए तो पूरा ग्राउंड खाली हो गया। ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाड़ी को पत्थर मारे और उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वसीम अकरम की क़यादत में 99 में गई थी, तो सुबह 7 बजे जाती थी, शाम 7 बजे आती थी। तो उस तरह की टीम यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव इमेज की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपने सवाल किया, 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वहां पर जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए 2025 तो बहुत आगे, उन्होंने उसको भी खाने की कोशिश की, उसको भी मगर वही बात कहती है, नीयत हमारी पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छी, हमारे जर्नलिस्ट का बड़ा अहम रोल है, हमारे PCB का बड़ा अहम रोल है। और जिस तरह मैं बार-बार साजिद साहब, हम तो वैसे भी बड़े पेशेंस वाले मेहमान नवाज लोग हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम ख्याल रखने वाले लोग हैं। आप देखिए ना, पीछे भी जब ये मैचेस हुए हैं या जहां कहीं मौका मिला पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों से मिलने का, वो कितने अच्छे से मिले हैं। देखिए, हमने तो हमेशा बहुत अच्छा जस्टिस दिया, हमने पैगाम बहुत अच्छा दिया, मेहमान नवाजी हम बढ़ चढ़ के करते हैं। इंडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। मगर हमने तो कहीं भी किसी तरह कसर नहीं छोड़ी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए 2017 में जो उन्होंने जीती थी, तो आज भी उस ICC चैंपियंस ट्रॉफी को याद किया जाता है। तो आप ये सहरा किसके सर सजाएंगे? नजम सेठी साहब के? पाकिस्तान
कि पाकिस्तान फौज को, सिक्योरिटी इदारों को, मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी साहब को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को जाता है, उनकी कोशिशों को। और नजम सेठी साहब ने जो स्टैंड लिया और जो उन्होंने बैक की, जो मेहनत की, उनको 100% क्रेडिट देना पड़ेगा। उनकी मेहनत को सराहना चाहिए, उनकी मेहनत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हमने और आपने याद होगा बहुत पिछले प्रोग्राम में बात कह दी थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम किया है, होमवर्क तैयार किया है, मेहनत तैयार की है, श्रीलंका ने हामी की, अफगानिस्तान ने हामी की, बांग्लादेश ने तारीफ कर दी, तो सारी टीमें तो आने को, खेलने को तैयार है। मगर मैं ना मानूं, भारत नहीं मानेगी। भाई ना मानो, हमें आपको कोई जरूरत नहीं। हमारी क्रिकेट, हमारी टीम बहुत अच्छी है, व्हाइट बॉल में हमारी टीम बहुत पॉजिटिव है। 2023 वर्ल्ड कप का जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, 1 लाख तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये उनके सर के सहरा जाता है। और हम फिर से यही कहेंगे कि क्रिकेट को सियासत से खुदा रखा जाए और भारत को इस बात को समझना पड़ेगा। खेल को नुकसान आप क्यों पहुंचा रहे हैं, इवेंट को खराब क्यों कर रहे हैं आप खेलें आके। अगर आप जीतेंगे तो हम उस जीत को तस्लीम करेंगे। जाहिर है पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है और किसी और की कामयाबी को डाइजेस्ट करना सीखें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं समंदरी तूफान बिपरजॉय की, जिसकी शिद्दत में इजाफा मुसलसल जारी है। तूफान से सूबा सिंध के शहर ठट्ठा, बदीन, सजावल और कराची के मुतासर होने का इम्कान है। और मैं ये देख रही हूँ कि इस हवाले से जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं या फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनाब जहाँ कहीं तरक्याती काम हो रहा है वहाँ पर बाड़ लगाई जाए। इसके अलावा जो मखदूश इमारतें हैं वहाँ उनको खाली करवाने का काम किया जाए, बिलबोर्ड्स को हटाया जाए। तूफान की वजह से समंदर में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र हम ये देख रहे हैं कि साहिल पर पाबंदी लगा दी गई है, वहाँ पर शहरियों को जाने से मना किया गया है। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम आपको पता है ना, वो तो मानती नहीं है। जितना उन्हें ख़तरा बताओ तो ख़तरों के खिलाड़ी होते हैं, उन्हें खेलने का शौक़ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सख्ती करनी पड़ती है। सख्ती कितनी हो रही है ये जानने के लिए इस वक्त साहिल पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सालिक शाह, उनसे बात करते हैं। सालिक बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जो सीवीओ के जो साहिल के जो आने वाले रास्ते हैं उनको तो इब्तदाई तौर पर रात को ही बंद कर दिया गया था, जहां पर डीएचए और कंटोनमेंट बोर्ड की टीमें, इसके अलावा पुलिस की नफरी को तैनात किया गया था ताकि वहां जो सीवीओ के साहिल पर जो आने वाले लोग उनको रोका जा सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सीवीओ को जो दोदरिया का जो साहिल है वहाँ पर किसी भी किस्म की रुकावटें नहीं है। हमें साहिल पर यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है जो बिल्कुल समंदर किनारे पर मौजूद है। यहाँ पर ये जो दीवार है यहाँ पर भी हमें शहरियों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो डीएचए की जो मेन मरकजी सड़कें जो सीवीओ की जानिब आ रही थी उनको बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया और तमाम जो रास्ते सीवीओ के जो मरकजी रास्तों की तरफ आ रहे थे उन तमाम रास्तों को हुकाम की जानिब से बंद किया गया है। गुज़िश्ता शबी वज़ीर सिंध की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे। शहरियों आम शहरियों के साहिल समुद्र पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद मनोड़ा, हॉक्स बे और सीवीओ के साहिलों को बंद कर दिया गया। लेकिन हमें अभी भी यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है। दो दरिया जो इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ से वो आ रहे हैं और साहिल समुद्र पर आकर समुद्री नज़ारा कर रहे हैं, जहाँ पर हमें समुद्र की उठती हुई लहरें नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब हुकाम की जानिब से आज एमरजेंसी अलर्ट भी जारी किया गया है और शहर भर के जो बिल बोर्ड्स हैं कमिश्नर कराची की जानिब से अहकाम जारी किए गए। तमाम बिल बोर्ड्स को आज हटाया जाएगा ताकि जो शहर में जो आने वाली तूफ़ानी हवाएं हैं उसकी वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो सके। दूसरी जानिब जो सिंध और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ पर भी लोगों को एवेक्यूएट किया जा रहा है और सिंध हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि 10 से 15,000 फैमिलीज़ है जो इन साहिली पट्टियों पर आबाद है उनको वहाँ से हटाने के लिए अहकाम जारी किए गए। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि फिशरीज डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं उनकी तमाम छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। उनको कहा गया है कि जो जितने भी साहिली पट्टी पर रहने वाले अफराद हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाए, क्योंकि समुद्री तूफान जो है उसके वाले से बताया जा रहा है कि जब वो ये साहिल पर पहुंचेगा कराची और हिंदुस्तान की जो साहिली पट्टी वहाँ से टकराएगी उसकी लहरें करीबन 8 से 10 फीट समंदर है। तो आप हमें दिखा सकते हैं कि यहाँ पर समंदर पर सिचुएशन क्या है? क्या लहरें यहाँ पर ऊंची होना शुरू हो गई हैं? क्योंकि हवा तो बताया जा रहा है कि समंदर पे बहुत तेज चल रही है, तो ज़रा दिखाएंगे तो हमें भी अंदाज़ा होगा कि आप किस माहौल में बैठे हुए हैं। जी यहाँ पर हवा का दबाव भी नजर आया। मेरे कैमरामैन जो अमजद शाह हैं वो भी आपको समंदर दिखाएंगे। समंदर की जो लहरें हैं वो उठती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं और जिसमें यहाँ पर लहरों की जो ऊंचाई है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा गया था कि जो आइंदा आने वाले जो 2 से 3 दिन है उस पर समंदर में मज़ीद शिद्दत इख्तियार होगी, जिसकी वजह से तमाम माहीगिरों को अब समंदर में जाने से रोक दिया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से तमाम माहीगिरों को मुकम्मल तौर पर समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि हमें अभी भी नज़र आ रहा है कि समंदर थोड़ा सा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। जब अब से यहाँ से 650
किलोमीटर के फासले पर जो बाइपर जॉय तूफान जो वो मौजूद है, जो शहर की जानिब और ठीक है सालिक, आप सालिक अब मेरे साथ रहिए। मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, और वही बात जो मैंने पहले की थी कि शहरी जो है ना वो नहीं डरते इस तरह की किसी भी सिचुएशन से। वो कोई ना कोई जहाँ उनको जगह मिले पहुँच जाते हैं कि हमने देखना है कि आखिर तूफ़ान होता कैसे, शायद ये सवाल है इनके जहनों में। एनी हाउ, आप मेरे साथ रहिएगा। ठट्ठा में क्या सूरत हाल है ये भी हम जान लेते हैं, और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं और उनसे जानते हैं नज़ाकत से कि भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है। नज़ाकत, आप बताइएगा कि इस तूफ़ान को लेकर यहाँ पर क्या हिदायत जारी की गई और सिचुएशन क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त केटी बंदर के जजीरे पर मौजूद हूँ। इस जजीरे पे आपको बताएं कि तकरीबन 800 से ज़ायद जो मकानात मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी आबादी यहाँ पर इस जजीरे पे मुकीम है। इस वक्त जो समंदरी तूफ़ान के जो असरात वो नमूदार होने लगे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि इस जजीरे के चारों तरफ से आपको बताएंगे पानी की जो सतह बुलंद हो रही है, या जो लहरें भी बफरना शुरू हो गई है। और अब जो लोगों ने अपनी जो मदद आपके तहत वो कुछ लोग यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात पर तक भी मुकम्मल मुंतकिल हो रहे हैं। और इस वक्त आपको बताएं कि इस एरिया में जो ना समंदर की तूफ़ानी के बायस जो लोगों में खौफ रास भी बढ़ रहा है। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया ने जो साहली इलाके हैं वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज करके 144 जो नाफिज किया गया है, और यहाँ पर लोगों को नकल मकानी करने के लिए जो इंतजाम भी कर रहे हैं। हमारी यहाँ के जो मकीनों से बात हुई, उनका कहना है कि इंतजामिया ने ऐलान तो किया गया, मगर यहाँ से हमें नकल मकानी करने के लिए कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट या कोई ऐसी कश्तियाँ वगैरह नहीं दी है जिससे के जरिए हम कहीं महफूज मकामात तक मुंतकिल। जी इसके मुताबिक तो जो मछेरे हैं या माहीगीर हैं वो भी बाज नहीं आ रहे थे, वो भी मौजूद थे, समंदर के अंदर ही मौजूद थे। लेकिन अब सख्ती की जा रही है और बताया जा रहा है कि तूफ़ान जो है, आप मनाजिर में देख भी रहे हैं कि साइक्लोन बनते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये तकरीबन जो कराची का साहिल है उससे तकरीबन 670 किलोमीटर अब ये दूर रह गया है, और यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 12 घंटों में मुमकिन है कि तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाए, पहले हल्की और उसके बाद तेज़ मूसलाधार बारिश, तूफ़ानी बारिश। और सालिक भी हमें यही सिचुएशन बता रहे हैं कि हवा भी समंदर में तेज़ है, और ये तूफ़ान पहले तो लग रहा था कि शायद अपना रुख मोड़ लेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि करीब आता जा रहा है। तो सिचुएशन जो डेट्स बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं तकरीबन 13 जून से 17 जून, फिर उसको 25 जून तक भी कहा जा रहा है कि सिचुएशन ऐसी रह सकती है। लेकिन देखना ये कि बाजुकात एकदम चीज़ें तब्दील भी हो जाती हैं। सालिक, ऐसा ही है जो महकमा मौसमियात है वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये कहा गया है, आज जो हमारी सुबह बात हुई है महकमा मौसमियात के हुकाम से, उनका यही कहना है कि बाइपर जो तूफ़ान है वो यहाँ कराची की पट्टी, साहिली पट्टी से 670 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जो अपने 5 से 6 घंटे फी घंटे की रफ्तार से कराची साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ये कहा गया कि इब्तदाई तौर पर इस तूफ़ान का जो रुख था वो ओमान और इसके अलावा मकरान के साहिली पट्टी की जानिब था, लेकिन जैसे जैसे तूफ़ान आगे बढ़ा है तो समंदर में उससे हवा की कम दबाव की वजह से शिद्दत इख्तियार की है, जिसकी वजह से अब उसका रुख जो है कराची और उसके अलावा हिंदुस्तान की गुजरात की जो साहिली पट्टियाँ है उसकी जानिब रुख है। लेकिन हुकाम यही कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी सिमत का तयन होगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने महकमा मौसमियात को जो चीज़ें शवाहिद नज़र आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनका रुख बुनियादी तौर पर इस वक्त सिंध की जो जनूब मशरक़ की जो सिंध की जो पट्टी है उसकी जानिब, जिसमें खास करके सजावल, केटी बंदर और उसके अलावा जो ठट्टा की जो पट्टियाँ, साली पट्टियाँ, उसको ये हिट कर सकता है, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले जो 12 से 18 घंटे हैं उसके बाद इन इलाकों में और जनूब मशरक़ की सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ तूफ़ानी कराची में जब कभी बारिश होती है तो वो जहमत बन जाती है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर निकासी आपका कोई ख़ास निज़ाम नहीं है उस तरीके से जैसे होना चाहिए, सड़कों पर पानी भी खड़ा होता है। मैं इस पर आपसे भी जानूंगी कि क्या इस हवाले से मूसलाधार बारिश भी कहा जा रहा है कि होगी। तो सरदार सरफराज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं महकमे मौसमियात से। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, कितने इम्कानात हैं कि ये तूफ़ान या फिर ये जो बिपोरजॉय है ये हिट करेगा साहिल को और यहाँ पर तूफ़ान आ सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो हमारा जनूब मशरकी सिंध है वहाँ तो समझ लें कि 80% इम्कान है कि उसको डायरेक्ट अगर हिट भी नहीं भी किया तो उसके बराबर से गुजरेगा। यानी जो आपकी पाकिस्तान की और इंडिया की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर के करीब से उसके ऊपर से कहले गुजरेगा, तो आधा इस तरफ और आधा उस तरफ, इस तरह से उसका फैलाव होगा। तो जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और आगे फिर बदी के जो साइली इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो साइली इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है।
उसमें आपको पता है कि 3 तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, स्क्वाली विंड्स यानी 80 से 100 किलोमीटर और या 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद फिर बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश 3-4 दिन मुसलसल रहती है, क्योंकि साइक्लोन को डिसिपेट होने या वापस डिके होने में भी उतनी ही एक तरह से मराइल होते हैं जैसे कि इसके बनने में तो मराइल होते सरदार हैं। साहब, ये जो लहरें हैं ये कितने मीटर ऊंची हो सकती हैं? इस हवाले से क्या कहा जा रहा है? फिर समंदर में बताया जा रहा है कि हवा भी काफ़ी तेज़ है। जी, उसके सेंटर के आसपास तो खैर बहुत तेज़ हवा है। इस वक्त वो कराची से 600 किलोमीटर के फासले पर है साउथ में, तो वहाँ तो 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 220 तक भी गश्त करती है। और वहाँ पर तो लहरों की ऊंचाई 35 से 40-45 फीट तक है। लेकिन जिस साइल से टकराने का इसका होता है, उस साइल पे स्टॉर्म सर्ज जैसे केटी बंदर हो गया हमारा ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में, केटी बंदर, और उससे मलिका जो चोर जमाली और घारो जान और दूसरे जो जाति, ये जो एरियाज़ हैं वहाँ 3.5 मीटर तक, यानी कोई 8 से 12 फीट तो तक ऊंची सरदार लहर। साहब, कराची के मुतासर होने का कितना खदशा है और इस हवाले से क्या कितने दिन ये सूरत हाल रह सकती है? देखिए, कराची में डायरेक्ट मुतासर यानी साइक्लोन करने का तो नहीं है, कराची के दूर से निकलेगा, लेकिन उसका फैलाव इतना होता है कि उसके ज़ेरे असर यहाँ पे भी आंधी चल सकती है। 14 से लेकर 16 तक 3 दिन जो है, 14 जून से 16 जून तक, उसमें तेज़ आंधी हो सकती है, 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और बारिश भी मॉडरेट बारिश कहीं और कहीं पर हैवी फॉल्स हो सकते हैं। यानी कि 14, 15 और 16 तारीख। अच्छा, लेकिन सरदार साहब, जब से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि जी तूफ़ान करीब है और तकरीबन 670 किलोमीटर दूर रह गया है, शहर में मौसमी एतबार से तो उस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ना तो यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, ना यहाँ पर हवा चल रही है, एक हफ्स हुआ हुआ है, गर्मी भी काफ़ी शदीद है। ये पहला असर उसका यही होता है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जो सी ब्रीज़ आपकी तरफ आ रही होती है ना, वो सारी उसकी सर्कुलेशन के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो सी ब्रीज़ को ब्लॉक कर देता है। तो गर्मी कराची में कल से गर्मी बढ़ गई है, कल 38 के करीब टेम्परेचर पहुंच गया था, और मीरपुर ख़ास में तो 43-44 तक पहुंच गया या 45 गया, मुझे अगर सही याद है। तो ये जितना लोअर सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 2 दिन में शदीद गर्मी पड़ेगी। कराची में टेम्परेचर आज 40 से ऊपर जा सकता है, आज भी और कल भी। तो इसकी पहली अलामत यही होती है कि वो आपके करीब आ रहा है और आपकी सी ब्रीज को सक कर रहा है अपने अंदर। सही। तो फिर उसके बाद देखिए 13 तारीख की रात से या 14 से फिर इम्कान होगा, बादल भी आएंगे, आंधी और भी ये आएंगे। भी मुमकिन है कि ये अपना रुख मोड़ ले या फिर इस शिद्दत से यहाँ तक ना आए। अब रुख मोड़ने का इतना कोई ज़्यादा इम्कान नहीं रहा उसका। पहले ये था कि मुख्तलिफ एक तरह से ओपिनियंस थी कि हो सकता है ओमान की तरफ निकल जाए या बलूचिस्तान के साइल की तरफ निकल जाए, लेकिन अब तकरीबन ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि 80% तकरीबन ये तय है कि उसका यही रूट है, शुमाल की तरफ अभी बढ़ रहा है और फिर शुमाल मशरक़ की तरफ हो जाएगा। इंडियन गुजरात और हमारा जो साउथ ईस्ट सिंध है उसके दरमियान से निकलेगा। ठीक है, इंडियन गुजरात और सिंध के दरमियान से निकलेगा। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कहा जाता है शहर कायद के हवाले से कि यहाँ पर समंदर के बिल्कुल करीब अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है और वो मज़ार इस शहर की हिफाजत करता है। कभी भी कोई ऐसी तूफ़ानी सिचुएशन की जब पेश गोई हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर महफूज रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सी व्यू पर तो बिल्कुल ही करीब ही सारे घर हैं, सारी रिहायशी आबादी है, तो अल्लाह ने हमेशा इसको महफूज रखा है। और अब की बार भी अल्लाह करे कि सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब ना हो कि वो संभाली ना जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सालिक का मैं शुक्रिया अदा कर दूंगी। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। आज 12 जून है और बच्चों से जबरी मुशक्क़त का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और मुझे बहुत दुख है इस बात पर कि पाकिस्तान में बच्चों से मुशक्क़त कराना बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता, और जहाँ बजा मासूम फूल मुशक्क़त करते दिखाई देते हैं। उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथों में औजार हैं। इस पर कानून साजी हुई, कब हुई, कितनी हुई, मौसर है, नहीं है, इस पर आज मैं लाजमन बात करूंगी। और एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की इस हवाले से, पहले आप वो मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद हमारे साथ बैरिस्टर साहिबा रिदा ताहिर मौजूद होंगी, जिनको मैं खुशामदीद भी कहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अफसोस है, बड़ी तशवीश है इस बात पर कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी बच्चे पर जब आप जुल्म होता देख रहे हो तो उसके बाद ये कानून जो कि इनके हक़ में बनाए गए हैं वो मौसर तरीके से काम कर रहे हो, कुछ सज़ा भी अमलन हमने होती देखी हो। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात है कि एक सर्वे 1996 में हुआ, फिर 2012 में
और उसमें पता लगा तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो कि जबरी मुशक्क़त कर रहे हैं। लेकिन आज तक इसके बाद ना तो सर्वे हुआ, ना इस कानून पर किसी ने कोई तवज्जो दी। कहा यह जाता है रिदा कि जितनी ज़्यादा तवज्जो आप बच्चों पर देंगे उनके सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना मजबूत आपका मुआशरा होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ कवानीन हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रही। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 11(3) के तहत ये कहती है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी स्लेवरी नहीं करेगा या कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा। उसी तरह आर्टिकल 25A जो 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो ये कहता है कि 5 साल से 16 साल तक का बच्चा जो है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। हर सूबे ने अपना एक्ट भी इसके अंदर इनेक्ट किया था। सिंध के अंदर ये एक्ट 2016 में आया था, सिंध कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ हमारे पास 2nd वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है बच्चों की जो स्कूल नहीं जाती। एंड पाकिस्तान में यूथ की एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, 45% जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज है पीपल अंडर द एज। जब एक्ट मौजूद है, कानून बना हुआ है, फिर इतनी बड़ी तादाद बच्चों की काम कर रही है, सिंध हुकूमत इस पर क्या कर रही है? सिंध हुकूमत ने रिसेंटली अच्छा अगर मैं सिंध के सूबे की स्पेसिफिक बात करूं तो 2017 में एक एक्ट आया था, सिंध प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। उस एक्ट में कुछ कमी बेशी है, जिसका मतलब ये है कि वो चाइल्ड को एज अ 14 ईयर्स ऑफ एज डिस्क्राइब करता है, जबकि हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, वो कहती है कि बच्चे की उम्र अगर आप उसे डिफ़ाइन करेंगे तो वो 18 साल से कम होगी। सो 14 साल से कम बच्चा तो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो एडोलेसेंट को भी डिस्क्राइब करता है, जैसे 14 से लेकर 18 साल का जो होगा वो एडोलेसेंट होगा। और स्केड्यूल 1 के अंदर कुछ एम्प्लॉयमेंट्स दी गई हैं, जैसे सी शेल ग्राइंडिंग, जिसमें वो काम नहीं कर सकता, प्रोहिबिटेड है। लेकिन फिर भी 14 साल का बच्चा तो 14 साल से बड़ी उम्र का बच्चा, मैंने तो ऐसे कई बच्चे देखे हैं जिनकी एज 14 ईयर से बिलो है और वो मुशक्क़त कर रहे हैं। ना सिर्फ अमीर लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, बल्कि जगह जगह आपको होटल्स पे नज़र आएंगे, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कानों में, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आप इसमें ज़िम्मेदार उन बच्चों के वालिदैन को समझती हैं या फिर उन अमीर लोगों को जो उन्हें हायर करते हैं? मैं ये कहूँगी कि जो अगर कोई गरीब है जो अपने बच्चे की सर्विसेज दे रहा है, चाइल्ड लेबर के बहुत ज़्यादा रूट कॉजेज़ होते हैं। इसमें पॉवर्टी भी एक रूट कॉज है, लार्ज फैमिली साइज़ भी एक रूट कॉज है। तो ये एक एज अ स्टेटस ऑफेंस होती है कि अगर एक बंदा ऑलरेडी गरीब हो तो आप उसको क्रिमिनलाइज करें। आई वुड सजेस्ट कि जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो हायर कर रहा है बच्चों को, उसकी ज़्यादा गलती है एज अपोज टू द पेरेंट्स जो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को या दूसरे रीजंस की वजह से। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा रिदा कि कानून क्या कहता है? जिस तरह हम लोग कई खबरें ऐसी रिपोर्ट करते हैं कि बच्ची जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो घरेलू मुलाजिमा थी, उस पर तशद्दुद किया गया, जब उसकी हालत गैर हो गई तो उसके वालिदैन को फ़ोन किया गया, फिर उन पर दबाव डाला गया कि आपने पुलिस के सामने कोई ज़ुबान नहीं खोलनी, बच्ची लो और अपने गाँव जाओ, और वो चले जाते हैं और कहते हैं हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है जो कि होनी चाहिए और नहीं हो रही? मैं तैयबा के केस का एग्जांपल दूंगी, जिसमें एक बच्ची जो घरेलू मुलाजमत कर रही थी, उसका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गया था और पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 328A है जो क्रूरल्टी टू अ चाइल्ड डिफाइन करता है। उसकी सज़ा उनको, जबकि उन्होंने एक पूरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, उसकी फ़ोटोज़ आज तक सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, सिर्फ 1 साल की मिली थी। सो आई थिंक कानून को स्ट्रेंथन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंध के सूबे में तो अब चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट को अमेंड भी किया गया है 2022 के अंदर, और उसके अंदर घरेलू बच्चा मजदूरी, चाइल्ड लेबर इन डोमेस्टिक वर्क भी ऐड किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गैप है कानून की उस इम्प्लीमेंटेशन का। अगर आप देखें उस एक्ट को तो 1121 की हेल्पलाइन भी है, और मैंने खुद काफ़ी वक्त 1121 की हेल्पलाइन पे कॉल करके काफ़ी चाइल्ड लेबर के केसेस को रिपोर्ट भी किया है, लेकिन उस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन भी फाइल की है जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिहाज से, और वो भी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है। देखिए, मैं अब से कुछ देर पहले की, मतलब कुछ सालों पहले की बात कर रही हूँ कि आलमी इदारों की रिपोर्ट से आती हूँ कि हम तो इस पर सर्वे करना भी मुनासिब नहीं समझते या हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। तो उसमें 33% बच्चे तकरीबन बताया गया था कि जो जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं। अब जितनी महंगाई बढ़, इतने लोग अब मजबूर हैं, शायद तब इतने नहीं थे, तो अब ये तादाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कई बढ़ चुकी होगी। अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इस पर कानून सख्ती से अमल दरामद करवाए और कुछ ना कुछ किया जाए। किसी ना किसी को तो एटलीस्ट आप एग्जाम्पलीफाई करें ना कि भाई देखें इन्होंने ये किया था कि सज़ा इनको मिली है, सज़ाएँ क्या है इसमें?
इसमें सज़ाएं वेरी करती हैं और डिपेंड करती हैं। जिस तरह जो पीपीसी में है उसकी सज़ा अप टू 3 इयर्स है, विच इज़ प्रैक्टिकली नथिंग, बहुत कम सज़ा है। तो उसके अलावा ये है कि दिस इज़ नॉट अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये है, जो बात आप भी अभी कह रही थी, कि इसमें प्रेशर दे के एक ऑलरेडी गरीब फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का, स्टेटमेंट बदलने का, 164 के बाद अगर आप एविडेंस का भी इसमें तो स्टेट को फरीक बनना चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि मतलब इसमें अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम माफ़ी कर लेते हैं और ख़त्म किस्सा, तो नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेल्ड किया था तैयबा के केस में कि जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की जगह नहीं है। लेकिन होता ये है बेसिकली कि वो अपनी स्टेटमेंट्स को होस्टाइल देना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब ये कि वो अपनी खुद की स्टेटमेंट बदलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से केस कमज़ोर हो जाता है। हाँ, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता, तो कन्विक्शन सिक्योर नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा गैप है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। तो रिदा, आपको क्या वजह समझ आती है कि हमारी हुकूमत, रियासत आखिर क्यों इस पर तवज्जो नहीं दे रही, या फिर क्यों ऐसे सर्वेज हर साल नहीं करवाए जाते जिसमें पता चले एटलीस्ट कि बच्चे, उनके देखें जहाँ बच्चा सफ़र कर रहा होगा वो तो बेचारा कर रहा है, ना आपके नॉलेज में, ना मेरे नॉलेज में है, ना उस बच्चे के इवन के नॉलेज में होता है। इवन के लोग मिलने नहीं देते बच्चों को, उनको बात नहीं करने देते कि बताएगा कि इसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो इस पर कितना ज़रूरी है कि सज़ाएँ हों, और आप मैसेज क्या देंगी ऐसे लोगों को जो ऐसे बच्चों को हायर करते हैं, और उनको पता होना चाहिए ना कि सज़ा भी मिलेगी और क्या हो सकती है वो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी उन लोगों को जो बच्चों को हायर करते हैं कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के बारे में भी सोचें, एंड आप पाकिस्तान के कवानीन को ओबे करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा फ्यूचर है कल का, उसको हम तालीम दें, ना कि उनके हाथों में टूल्स दें, ना कि उनसे काम करवाएं। ठीक है रिदा, आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे मैं मज़ीद बात करूँगी। और बिल्कुल इस पर हम लोग तो ये बात सोचते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो माँ बाप जो मजबूर हैं अपने हालात की वजह से, वो लोग मजबूरी में अपने बच्चों को काम करने के लिए दूसरों के घरों में भेजते हैं, वहाँ उनके साथ जो भी सलूक होता है ज़ाहिर है कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मजबूरी है जो सब कुछ करवाती है। ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ख्याल रखा जाए ऐसे लोगों का और ऐसे बच्चों का, लेकिन रियासत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया भी है और इस पर तशवीश और अफसोस दोनों ही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए हीरो पाकिस्तान की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एहसन मिन्हास की। एक ऐसे फिल्म मेकर और डायरेक्टर हैं जिनकी बनाई गई शॉर्ट फिल्म सुकून, जिसको इन दिनों सऊदीया में खूब पजीराई मिल रही है। अरबी ज़ुबान में बनाई गई शॉर्ट फिल्म है सुकून, जिस पर मज़ीद हम एहसन मिन्हास से बात करेंगे और जानेंगे कि बताइए ये मूवी कैसे बनी, कैसे ख्याल आया, बहुत सारी बातें होंगी। इस वक्त एहसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, सुकून, पीस, कैसे ख्याल आपको आया, इसमें सोशल मैसेज क्या है, इस मूवी के हवाले से बताइएगा। Assalamu alaikum. First of all, it's really glad to be here. I mean, बात ये कि जो the film जो मैंने जिस perspective से बनाई है वो